Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, welcome to Q-Tricks. This is प्रणय मंडल एंड MSc फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए ये हमारा सेकंड क्लास है, सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमारी एक लेक्चर हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जरूर जाके चेकआउट करिएगा। और क्या कहते हैं, इस लेक्चर में हम उस लेक्चर की जस्ट बात करिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा DNA डीनेचुरेशन एंड C0T कर्व ऑफ रीनेचुरेशन, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कॉट कर्व भी बोलते हैं, बट होता क्या है ये C0T कर्व। ओके, तो आज पहले हम ये लेक्चर, हम आशा करते हैं ये लेक्चर दो पार्ट में बनेगा, क्योंकि ये अगर एक साथ करने जाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा बहुत लंबा बन जाएगा, बहुत लेंथी बन जाएगा ये लेक्चर। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में क्या कहते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, सिर्फ DNA का डीनेचुरेशन देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं DNA का डीनेचुरेशन। तो पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि DNA का डीनेचुरेशन करने की जरूरत ही क्या है। मतलब DNA का डीनेचुरेशन, एक जनरल टर्म में DNA का डीनेचुरेशन मतलब क्या है कि हमारा जो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है, आपको पता है कि DNA का स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, क्या कहते हैं, डबल हेलिकल होता है। इसको क्या करना है, इसको सिंगल स्टैंड में बदलना है, इसको सिंगल स्टैंड में बदलना है, ठीक है। तो क्या करा हमने कि DNA के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से इसको क्या करना है, हमको सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करना है। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इस प्रोसेस को कहेंगे हम DNA का डीनेचुरेशन। DNA डीनेचुरेशन। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि DNA की डीनेचुरेशन करने की जरूरत क्यों हम कर रहे हैं, करेंगे, वो करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, सब देखेंगे। बट पहला क्वेश्चन ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जो स्टडी होता है, जनरल टर्म में अगर हम स्टडी की बात करते हैं, DNA की स्टडी के बारे में बात करते हैं, तो DNA की स्टडी में क्या होता है, आप क्या कर सकते हो कि उसके बेसिस के सीक्वेंसेस को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, DNA को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। उनको हम क्या करते हैं, उनको एक स्टैंड से दोनों स्टैंड को एक दूसरे से अलग करें ताकि उनकी स्टडी इजी हो, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है कि फॉर इजी स्टडी ऑफ DNA, ओके। फिर DNA के उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके सीक्वेंसेस का स्टडी के अंदर ही आ जाता है सब कुछ, बाकी सब कुछ तो ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया कि DNA का डीनेचुरेशन करते क्यों है, ठीक है। अब इसके मेथड्स क्या है, अगर हम बात करें कि DNA डीनेचुरेशन के मेथड्स क्या है, तो DNA डीनेचुरेशन के मेथड्स क्या है कि देखिए, DNA का एक अपना खुद, हर एक DNA न्यूक्लियस में होता है। DNA कहां प्रेजेंट होता है, हम यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, DNA प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो आपको पता है DNA प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। एंड इसका सेकंड क्या है कि DNA इज नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड इन यूकैरियोट्स, ठीक है। DNA प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड DNA इज नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड इन यूकैरियोट्स ऑफ सेल, सॉरी डबल स्टैंडर्ड इन यूकैरियोटिक सेल। अब जब हमने इतना पता लग गया कि DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा, दैट एवरी DNA या फिर हर सेल के न्यूक्लियस का क्या होगा, वो एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा उस एनवायरनमेंट का, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल pH होगा। तो मतलब क्या बोलेंगे हम कि दे हैव, या फिर क्या कहें, ईच DNA या फिर ईच न्यूक्लियस हैज their preferable स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, प्रीफरेबल, ईच न्यूक्लियस हैज देयर प्रीफरेबल pH एंड, सॉरी pH की स्पेल, pH ऐसे नहीं लिखते हैं, pH, each nucleus has their pH, preferable pH and temperature,
अब जब मैंने कहा कि हर न्यूक्लियस का एक अपना खुद का पीएच होता है, एक अपना खुद का क्या होता है, उसका एक टेम्परेचर होता है, तो क्या कहेंगे हम कि डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स को क्या करेंगे, आपसे अगर हम बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अब से इसको ऐसे लिखूंगा मैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम, इसके एनवायरमेंटल ऑप्टिमल पीएच को, ठीक है, क्या है, इसके ऑप्टिमल पीएच को जो इसके लिए फेवरेबल है, ऑप्टिमल पीएच चेंज कर देंगे हम, चेंज इन देयर ऑप्टिमल पीएच एंड टेम्परेचर चेंज। तो क्या होगा कि ये जो हमारा डीएनए है वो क्या होगा, अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, SSDNA। अब मैंने कहा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए by the change of their optimal pH और फिर optimal environmental pH and the temperature of, ठीक, ये क्या है यहाँ पे, ये Z है, चेंज, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, ऑप्टिमल पीएच चेंज करेंगे और उसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, ठीक। अब इस प्रोसेस के लिए क्या कहते हैं, जो ये प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग ऑफ डीएनए। तो ये दिस प्रोसेस क्या कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डीएनए डीनेचुरेशन, द प्रोसेस ऑफ DNA denaturation is known as, और फिर इसको लिखते हैं ऑल्सो नोन एज, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक, इसको लिखते हैं ऑल्सो, हम क्या कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम ऑल्सो known as, the process of DNA denaturation is also known as melting of DNA, melting of DNA, melting of DNA, the process of DNA denaturation is also known as melting of DNA। जब मैंने कहा कि DNA की मेल्टिंग होती है, ठीक है, अब इसमें मैंने कहा एक टेम्परेचर भी होता है, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि इसका एक मेल्टिंग टेम्परेचर भी होता है, कि उसी टेम्परेचर पे डीएनए चेंज होगा, हर डीएनए का अपना एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, तो हर डीएनए अपने अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या कहा कि अगर इसके अंदर मेल्टिंग ऑफ डीएनए हो रहा है, दैट मीन इट शुड हैव अ प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, इसको कहेंगे हम इट शुड हैव अ प्रॉपर मेल्टिंग टेम्परेचर। तो इसमें से, इस क्या कहते हैं डेफिनेशन से एक टर्म निकल के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टीएम, टी, ओके। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ टाइप का बना लेते हैं, कि सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे, बना लेता है, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या कहा, एक ग्राफ बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको बना लेते हैं, ये जो हमारा, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस, तो पता है आपको। तो नीचे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं इसको टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर को करेगा और ये इंक्रीज है इधर, और इधर करते हैं हम यूवी, जो कि हमारा 260, ठीक है, 260 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली यूवी है, ओके। अब जब हम इसको थोड़ा ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ सपोजिटली ऐसे बनता होगा, ऐसे सोचिए
कि ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है। और ये क्या है, हमारा डीएनए का कंसंट्रेशन है, ठीक है। जितना ऊपर जाएंगे उतना क्या होगा, अगर मैं इस लाइन पे ऊपर जाता हूं तो इसमें क्या होगा, हमारा डीएनए का डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा, ठीक। तो इस पूरे जो डीएनए का कंसंट्रेशन है, इस पूरे कंसंट्रेशन डीएनए का जो हमारा क्या कहते हैं डीएनए है, उसमें क्या कहते हैं एट टेम्परेचर, यहाँ पे मान लो ये हमारा मिडिल पॉइंट है, तो इस टाइम पे क्या होगा, देखिए नीचे हमारे क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसी को तो हम डीनेचर कर रहे हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जाते जाते क्या बनेगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऊपर जाते क्या हो जाएगा हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो एट अ टेम्परेचर एट विच, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, 50% सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा सॉल्यूशन में, और 50% डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए। समझ लेते हैं इसको क्या कहते हैं, हम इसको बोलेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए, जिसको हम एक टर्म देते हैं, जिसको हमने नाम क्या दिया है, टीएम, ठीक है। तो टीएम को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या है हमारा, डीनेचुरेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए, डीनेचुरेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए। और इसमें क्या कहते हैं कि TM is the temperature at which TM is the temperature at which the solution contains 50% of single stranded DNA and 50% of double stranded DNA, ठीक है। तो TM is the temperature at which the solution contains 50% of single stranded DNA and 50% of double stranded DNA। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारा, तो डीनेचुरेशन में क्या होता है हमारा कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने पहले ही बता रखा है मैंने कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से क्या होता है हमारा, वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में बदल जाता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सिंगल स्टैंडर्ड बदल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब देखिए इसमें हमारे टेम्परेचर्स का क्या खेल है। अब ऐसे सोचिए कि मैंने आपको कहा कि 2 डीएनए हैं, ठीक है, देयर आर 2 डीएनएस। ऐसा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक ऐसा बना लेते हैं, ठीक, और एक ऐसा बना लेते हैं। अब फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ठीक। अब हमारे पास 2 डीएनए हैं, ठीक है, 2 डीएनए हैं, 2 डीएनए के हमारे पास हेलिक्स दिए हुए हैं। एक डीएनए कुछ ऐसे गया, इसका नाम लिख देते हैं हम डीएनए 1, और दूसरा डीएनए कुछ ऐसे गया। एक डीएनए क्या है हमारा, इसका टीएम कुछ यहां पे है, इसका टीएम कुछ यहां पे, ये है टीएम फॉर डीएनए सेकेंड, टीएम फॉर डीएनए फर्स्ट। इसको हम क्या लिखते हैं, डीएनए सेकेंड, और इसको हम लिखते हैं डीएनए फर्स्ट, ठीक। 2 चीजें ले ली हमने, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और जिसमें हमारा क्या कहते हैं हम यूवी 260 नैनोमीटर वाला यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है। अब देखिए डीनेचुरेशन करने के फायदे, इससे पता क्या चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आपको पता है कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। अब वो नाइट्रोजनस बेसेस क्या क्या होते हैं डीएनए के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होता है मेरा ए, ठीक है, ए होता है, टी होता है, जी होता है, और सी होता है, ए टी जी सी, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। अब क्या है
कि जब इनके बीच में होता है तो इनके बीच में बॉन्डिंग क्या होती है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन इट रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर, लेस एफर्ट एज कंपेयर टू दी ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि जब हायर टेम्परेचर होगा तभी क्या कहते हैं गुआनिन एंड साइटोसिन ब्रेक डाउन होगा, तो उसका डीनेचुरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि इस पोजीशन पे डीएनए फर्स्ट का क्या कहते हैं टेम्परेचर है, तो इस बात पे देखिए क्या है हमारा टीएम जो है, टीएम क्या है हमारा, TM1 इज लेस देन TM2, यही तो है। अगर TM1 लेस देन TM2 है तो क्या होगा कि DNA1 के अंदर एडेनिन और थाइमिन का कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू दी DNA2। तो मतलब क्या कहेंगे हम कि DNA1 हैज लेस GC content than DNA2, और सेम चीज वही है कि DNA2 हैज लेस AT content compared to the DNA1। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि इससे हमें क्या पता चल गया कि DNA1 हैज लेस GC content than DNA2 while DNA2 has less AT content than DNA1। यहां तक समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मतलब लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन बिल्कुल लाइक बटन बिल्कुल दबाइए। और हम लेक्चर हमेशा लाते रहते हैं, कंटिन्यू लाते रहते हैं, तो अगर उसको नोटिफाई करना है अपने आप को तो क्या कहते हैं सब्सक्राइब बटन बिल्कुल बेशक दबाइए। हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, आपको भी नोटिफिकेशन मिलता है, तो हिसाब बराबर हो गया हमारा। हमारा भी क्या कहते हैं सेम हो गया। तो हमने क्या कहा कि DNA1 हैज लेस GC कंटेंट देन द DNA2 व्हाइल DNA2 हैज लेस AT कंटेंट देन द DNA1। ठीक है, अब यहां तक की बात यहां पे हमारा क्लियर हो गया। अब जब आगे बढ़ते हैं तो DNA डीनेचुरेशन क्या है कि DNA डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस, क्या कहते हैं DNA डीनेचुरेशन is a process of breakdown of DNA denaturation is a process of breakdown of bonds between nitrogenous bases। ठीक है, देखिए DNA डीनेचुरेशन प्रोसेस इज द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या है एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। अब इसको समझते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेता हूँ DNA का मैं, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझ में आए। तो देखिए हमारे इसमें क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, आपको पता है इसमें पेंटोज शुगर होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर हो गया, दो बना लेता हूँ यहाँ पे, पेंटोज शुगर हो गया। ठीक, और जिसमें यहाँ से O आता है, यहाँ से O आता है, बीच में P आता है। ठीक है, यहाँ पे और भी O लगते हैं। ठीक है, ये सोचने वाली बात नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ। और इसमें यहाँ पे क्या होता है, हमारे बेसिस लगे होते हैं। यहाँ पे क्या लगे होते हैं, बेसिस लगे होते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी O जाता है, इसमें P जाता है, इसमें O जाता है, ऊपर और लगा हुआ। ठीक, और सेम
ये हमारा एक वन सिंगल वाला हो गया एक, ठीक। तो गड़बड़ लग रहा है, नहीं नहीं सही है। 1 2 3, तो ये क्या है हमारा 3 प्राइम, 3 प्राइम से क्या होता है 1 2 3 4 5, 5 प्राइम, ठीक है। 5 प्राइम बोलना है यार, मतलब फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन जुड़ा रहता है, ठीक है। फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। अभी समझाता हूं मैं, पहले थोड़ा बना लेते हैं इसको, स्ट्रक्चर को। सेम साइड ऐसे इधर भी होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। पेंटोज शुगर बन गया एक, दो बना देते हैं। पेंटोज शुगर ऐसा तो होता नहीं है, बट फिर भी दो बना देते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ओ आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, ठीक है। इसमें इधर ओ जुड़ेगा, इधर ओ जुड़ेगा, इसमें भी इधर ओ जुड़ेगा, इधर ओ जुड़ेगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेंगे बेसेस और इसमें भी यहाँ पे जुड़ेंगे बेसेस, ठीक है। अब इन दोनों बेसेस के बीच में, इन दोनों बेस के बीच में क्या होगा, दो तरीके के बॉन्ड होंगे, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। और इससे क्या होगा, ये दो स्टैंड, ये हमारा एक सिंगल स्टैंड है और ये हमारा एक सिंगल स्टैंड है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ओ ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि हमारे दो दो सिंगल स्टैंड है, अब जिनके बीच में बेसिस ने क्या करा, पेयरिंग करी। और ये पेयरिंग कौन कौन से बॉन्ड से करी है इन लोगों ने, ये जो पेयरिंग हुई है, पेयरिंग कौन कौन से बॉन्ड हुई है, बॉन्ड से हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, इसको पकड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, जैसे नाइट्रोजन बेसिस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पकड़ता है, बट हाइड्रोफोबिक बॉन्ड क्या करता है, इसको रिपेल करता है, जिसकी वजह से डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है आपका, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। वरना अगर खाली खींच ही रहा होता, अगर अट्रैक्ट ही कर रहा होता, तो क्या होता, ये डबल हेलिक्स थोड़ी बनती है, तो चिपक जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए इसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड खींच रहा है, वाइल एट द सेम टाइम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर वो क्या होता है, हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो क्या होता है, वो बैलेंस रहता है, ठीक है। हो गया, यहां तक समझ गए आप। तो जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं हमारा मेंटेन हो गया, और मेंटेन होने का रीजन क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। अब डीनेचुरेशन के प्रोसेस क्या करता है, ये इन बॉन्ड्स को तोड़ देता है, ठीक है। इसमें दो बॉन्ड है, एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इन बॉन्ड्स को ये क्या करता है, चॉप डाउन, खेल खत्म। तो क्या होता है, इससे हमारे बीच का क्या कहते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था, वो क्या होता है, अब सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लेते हैं हम, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ठीक है। ये क्या हमारा, ये दोनों के दोनों सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये कब हो रहा है, सबसे पहली बात ये कब हो रहा है, जब हमने उसको वैसा एक एनवायरनमेंट दिया, इसके नॉर्मल प्रिफरेबल एनवायरनमेंट से हटा के एनवायरनमेंट दिया, दैट टाइम क्या हुआ, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ब्रेक डाउन हुए, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए, और उसी सॉल्यूशन में है अभी तक, क्योंकि वहां का पीएच उसके प्रिफरल पीएच से अलग है, वहां का टेम्परेचर उसके क्या कहते हैं, टेम्परेचर से अलग है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, अब हमारा वो टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंच चुका है। दैट्स व्हाई द डीएनए has converted itself from double standard structure to single standard structure। अब जब मैंने कहा कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में बदल गया, तो बॉन्ड्स हो गए। अब देखिए ये जो होते हैं हमारे, ये वाले जो बॉन्ड होते हैं, इसको रेड से करते हैं, रेड से नहीं, एक सेकंड, इसको ब्लू से करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड, दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड है, जो हमारा पी दिख रहा है आपको, फॉस्फोरस दिख रहा है, इस बॉन्ड को कहते हैं हम, एक नाम आता है, बहुत फेमस नाम है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक। तो इससे सिंपल सा एक क्या कहते हैं, हमारे बीच में एक वो आता होगा दिमाग में कि इसके अंदर क्या क्या होते होंगे, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, जो बेस और क्या कहते हैं शुगर मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या है, शुगर मॉलिक्यूल है, ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है,
और इसमें क्या होता है, डीएनए में कौन सा शुगर होता है, जल्दी बताइए, डीएनए में कौन सा शुगर होता है, डीएनए में होता है हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसका इस पोजीशन पे क्या होता है सर, इस पोजीशन पे, ये वाले पोजीशन पे क्या होता है, इसका एक ऑक्सीजन क्या होता है वहां पे वो मिसिंग होता है, दोनों तरफ एच जुड़े होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज डीऑक्सी। जब आरएनए पढ़ेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, वो राइबोज शुगर होता है, वो कहते हैं प्रॉपर क्या कहते हैं हमारा पेंटोज शुगर होता है। बट इस टाइम पे जो पेंटोज शुगर होता है उसका कहते हैं सेकंड प्राइम, मतलब सेकंड कार्बन का क्या कहते हैं, ऑक्सीजन क्या होता है, वो लॉस होता है, ठीक है, यहां तक समझ गए हम। एक तो फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा बॉन्ड के बारे में जान ही लेते हैं, जब आ गए हम बॉन्ड में, ठीक है। तो बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डीएनए, केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डीएनए। तो केमिकल बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहला जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहां का मिलता है, शुगर, क्या लिख दिया मैंने, शुगर हो गया, तो क्या है, शुगर मॉलिक्यूल एंड बेस, जो है हमारा बेस के बीच में होता है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड बॉन्ड हमारा क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है शुगर टू शुगर। अभी देखिए यहीं पे है ना, शुगर टू शुगर जुड़े हैं ना ये लोग। यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर लेफ्ट साइड में देखो, ये छोटा सा डॉट जो मैं घुमा रहा हूँ, इसमें क्या है कि ये शुगर टू शुगर जुड़े हैं, ये दोनों क्या है, शुगर टू शुगर जुड़े हैं, और उस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ये भी याद रखिएगा कि एक शुगर का 3 प्राइम कार्बन या फिर थर्ड कार्बन से दूसरे शुगर का फिफ्थ कार्बन जुड़ेगा, ठीक है, और इनके बीच में क्या होगा, फॉस्फेट, ठीक। थर्ड बॉन्ड क्या है हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि किसके बीच में होता है, नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ टू एडजेसेंट नहीं बोलेंगे इसको, एडजेसेंट इज द रॉन्ग टर्म फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, टू स्ट्रैंड्स, ठीक है। मतलब दो अलग अलग क्या कहते हैं, जो हमारे पास हैं दो अलग स्ट्रैंड है, उनके नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और वहीं पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी सेम होगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी क्या होगा हमारा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी क्या होगा, नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ टू स्ट्रैंड्स। और इसी की वजह से, इन्हीं दो बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि उसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये दो बॉन्ड इसके क्या कहते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट्स हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, सपोर्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड क्या करता है, सपोर्ट्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। व्हाइल कोवैलेंट बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करता है, ये तो इसके बैकबोन है, ठीक है, ये तो पूरे के पूरे डीएनए का जो नॉर्मल स्टैंड फॉर्मेशन है उसी के लिए वो क्या कहता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या हमारे, ये तो हमारे बैकबोन बॉन्ड्स है। आपने सुना होगा फॉस्फेट बैकबोन, आपने क्या, हाँ, बैक, ठीक है, बैकबोन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये थोड़े से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो गए जो डीएनए में प्रेजेंट होता है, ये आपको पता चलेगा। तो इन्हीं बॉन्ड्स को तो नहीं तोड़ते हैं हम, कौन कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को इसमें क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और करने का तरीका क्या है कि एनवायरमेंटल पीएच को चेंज कर देते हैं और टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो क्या कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है।
तो हमारा जो फर्स्ट हाफ था इस लेक्चर का, जिसमें हमने क्या कहा कि डीएनए का डीनेचुरेशन हम करेंगे, तो वो हमने यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ लिया है, कंप्लीटली समझ लिया है। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें थी, वो मैंने आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा स्किप कर दिया, क्योंकि वो अभी आपके अगर आप नेट की प्रिपरेशन करते हो तो उस टाइम पे वो नेसेसरी होती है। बट इन केस ऑफ योर एमएससी और मेरे सामने आपका कहते हैं सिलेबस पड़ा हुआ है, तो उसमें आई डोंट थिंक कि आपको रिक्वायरमेंट है। बट फिर मैंने थोड़ा सा आपको बताया मेरी तरफ से भी, ठीक है, कि थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पता चल जाएगा इसके बारे में, तो डिटेल नॉलेज आपको आगे ही काम आएंगी। ठीक, अब डीनेचुरेशन का जो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर कल आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा रीनेचुरेशन काइनेटिक्स, जिसके अंदर हम कॉट कर्व, जो सी नॉट टी कर्व, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू क्यूट्रिक्स, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, इससे पहले जो लेक्चर है उनसे रिलेटेड, या फिर क्या कहते हैं कोई भी डाउट है आपको क्या कहते हैं जूलॉजी से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।